नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए फर्स्ट वीडियो में हमने एंट्री 63 तक का के लिए डिस्कशन किया था। अब उसके आगे आज हम सेकंड वीडियो में लेना चाहेंगे नीड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप देख लें और इसको बाद में पॉज करके या इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियो के साथ यूज कर लें। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए, क्योंकि नई बुक्स तो अभी आई भी नहीं है और आने में अभी समय भी लगेगा, तब तक पिछली किताब से ही जो कुछ हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके में नीड के बाद ये जीएसटी एंड अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर ए कंपैरिजन बेसिस ऑफ डिफरेंस ओल्ड सिनेरियो और जीएसटी सिनेरियो। ये ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मैटर देखने को मिल सके, क्योंकि 15-20 मिनट के वीडियो 25 मिनट के वीडियो में सारा मैटर आपके सामने डालना एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये अगर मैटर आप देख लेंगे पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट लेके, तो थोड़ा और डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। आज इस एक वीडियो में हम ये पुराने ओल्ड सिनेरियो और जीएसटी के सिनेरियो में बेसिक क्या डिफरेंस है, इसको इस टेबल में समझाने की कोशिश की गई है, वो आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सलाह एंड फीचर ऑफ जीएसटी। इंग्लिश के लिए ये हो गया। अब हमको इसी को हिंदी मेथड से हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो आती है बात कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी, माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नीड जरूरत क्यों पड़ी। तो ये बता रहा है कि 2003 में पहले वेट लगाया गया था और वेट के साथ सर्विस टैक्स लगाया था, लेकिन इसके साथ भी अनेक प्रकार के जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो चालू थे। यानी पूर्व के ढांचे में कुछ बहुत सी कमियां थी जिनमें की सुधार का आवश्यकता थी। इस प्रकार पूर्व के कर ढांचे में कमियों के कारण ही जीएसटी का प्रादुर्भाव हुआ। यदि कहीं कोई ये पूछ लिया जाए 1-2 नंबर में कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लागू किया गया, तो हम बता सकते हैं कि पहले सेल्स टैक्स लगते थे, सेंट्रल का सेल्स टैक्स और स्टेट का सेल्स टैक्स, इसके अलावा अनेक प्रकार की एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और ये सारे कई तरह के कर थे जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में सर्विस का टैक्स भी आया, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि अलग अलग राज्यों में इन करों की दरें अलग अलग थी। इस कारण उन कमियों को दूर करने और वेट और सर्विस टैक्स वाले उस कर ढांचे को और अधिक तर्क संगत करने की जरूरत के कारण ही माल एवं सेवा कर या जीएसटी टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एक कंपैरिजन स्टडी अपन एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। डायरेक्ट है, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष कर है, जिनके स्थान पर लगाया गया वो भी अप्रत्यक्ष कर थे, फिर भी ये पुराने के स्थान पर नया जैसी कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये है कि महत्वपूर्ण सुधार है, रिफॉर्म है, जैसा कि आगे के पेज में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, केंद्र के कर अधिनियम, सेंट्रल के केंद्र के कौन कौन से थे, उत्पाद कर, कस्टम, सीएसटी, सरचार्ज आदि समाप्त कर दिए गए। और इसके साथ साथ ही राज्यों में जो वेट
एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, विलासिता कर आदि भी समाप्त कर दिए। जीएसटी में क्या हुआ, देखिए जीएसटी लाने के बाद कि केंद्र वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी को केंद्र के लिए और एसजीएसटी को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एक बेहतर विकल्प, यानी दो ऑप्शन दे दिए, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ये इतने सारे जो थे इनके स्थान पर ये दो विकल्प दिए गए। कर उद्ग्रहण का आधार, सेकंड पॉइंट, लेवी पुराने कर उत्पादन के स्थान, बिक्री के स्थान एवं सेवा प्रदान करने के स्थान पर आधारित थे। ये इसमें क्या होता, एक्साइज ड्यूटी थी वो उत्पादन के स्थान पर लगती थी, सेल्स टैक्स जो लगता था वो बिक्री के स्थान पर लगता था, सर्विस टैक्स जो लगता था वो सर्विस प्रदान करने वाले स्थान पर लगता था। तो ये अलग अलग ज्योग्राफिकल जो पॉइंट थे। अब इसमें क्या किया गया, जीएसटी गंतव्य स्थान पर आधारित है, अर्थात डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां वस्तु एवं सेवा पहुंची है अथवा वह स्थान जहां की वस्तु अथवा सेवा का उपभोग हुआ, यानी कंजप्शन बेसिस या डेस्टिनेशन बेसिस। जीएसटी की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है। तो ये जो अलग अलग थी समस्याएं वो हट गई, अंतर्राज्यीय वाली और ये सब चीजें यहाँ हट गई। अब इसमें जो भी है डेस्टिनेशन पॉइंट या जहां पर वस्तु अथवा सेवा का उपभोग हो रहा है वो मुख्य हो गया। रजिस्ट्रेशन, पूर्व के जो अधिनियम थे और उनमें जो कर लागू थे उनमें वर्णित अलग अलग स्थानों पर पंजीकरण होता था। इसमें ई पंजीकरण जो कि पैन कार्ड के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से सरलता से संभव है, कहीं भी रहता हो, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस का कहीं कोई इसमें कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इजी हो गया आदमी। ई रजिस्ट्रेशन कराओ और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है उसमें। कर संग्रह करने एवं कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, उत्पाद एवं सेवा कर के लिए एक जैसी प्रक्रिया, पर वेट के लिए सभी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रक्रिया थी, इसीलिए वेट की दरें भी अलग अलग थी। अब केंद्र एवं राज्य दोनों के जीएसटी में समान प्रक्रिया और अधिकांश कार्य कंप्यूटर की सहायता थी, यानी जो प्रोसेस था वो भी सिंप्लीफाइड हो गया, यूनिफाइड हो गया पूरे देश के लिए कि राज्यों में किस तरीके से जीएसटी का काम होगा और सेंट्रल जीएसटी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और सारा ज्यादातर काम कंप्यूटर से हो रहा है। कर प्रतिवेदन, चालान कर, भुगतान कर, जमा आदि की पुष्टि, इसमें पुराने में आंशिक पुष्टि होती थी, लेकिन कर निर्धारण द्वारा ही पूर्ण प्रामाणिकता मिलती थी जो राज्य या केंद्र सरकार करती थी। अब इसमें पूरा जो वेरिफिकेशन सिस्टम है और टैक्स क्रेडिट की जो रिलायंस है, वो जो वैलिडिटी है वो सार्थकता जांच हो जाती है, और कर भुगतान की भी तंत्र द्वारा जांच हो जाती है। ये आगे इसका जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब ये चीज और आपके समझ में आएगी कि कैसे होती है ये, पहले क्या होता था अब कैसे होती है। उत्पादन कर, केवल उत्पादन स्तर पर कर लगाया जाता था, इसके स्थान पर जीएसटी आ गया। अब फुटकर व्यापारी के स्तर पर कर लगाया जाता है, दोनों में ये अंतर आ गया। एक्साइज ड्यूटी पहले प्रोडक्शन के लेवल पे लगती थी, अब रिटेल जो ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर के लेवल पर ये लगती है, जहां वस्तु का उपभोग हो रहा है, जो अंतिम उपभोक्ता है उस लेवल पे लग रहा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी और बीसीडी एवं अतिरिक्त ड्यूटी पुरानी दशा में क्या था, आयात करने की दशा में केंद्र द्वारा एक अलग अधिनियम में लगाई जाती थी। इसके अलावा काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी एवं एडिशनल ड्यूटी भी लगती थी। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर जो अतिरिक्त ड्यूटी लगती थी उसकी जगह अब जीएसटी लगेगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज इक्वल टू बीसीडी प्लस जीएसटी, यानी बीसीडी मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी, और जो पहले जो सीवीडी लगती थी और जो एडिशनल ड्यूटी लगती थी उसके स्थान पर अब क्या लगेगा, केवल जीएसटी लगेगा। ये यानी क्या खत्म हो गया, सीवीडी खत्म हो गई। फिर सर्विस टैक्स, ये सभी सेवाओं पर केंद्र सरकार वित्त नियम के प्रावधानों के अनुसार लगाती थी, जो बजट में जो भी दरें निर्धारित होती थी, जो भी प्रोसेस तय होता था उसके अनुसार। अब सप्लाई रूल्स के आधार पर जीएसटी लगेगा। सीएसटी केंद्रीय बिक्री कर,
यदि फार्म सी के आधार पर अंतर्राज्यीय बिक्री की जाती थी तो 2% लगता था, अन्यथा 5 से 14.5% की दर थी। अब इसके स्थान पर जीएसटी लगा दिया गया है, तो वो जीएसटी की दर जो पूरे देश के लिए अंतर्राज्यीय बिक्री वाला जो सिस्टम था वो भी अभी इसमें सुधार दिया गया है। आगे चलिए, प्रवेश कर एंट्री टैक्स। पहले कुछ राज्य उनके राज्य में दूसरे राज्यों से माल लाने पर उसे आयात मानते हुए प्रवेश कर लगाते थे पहले के, क्योंकि एक राज्य की सीमाओं से दूसरे राज्य की सीमाओं में ले आते थे तो उसको आयात मानते हुए वो राज्य उस पर एंट्री टैक्स लेते थे। जीएसटी के आ जाने से अब ये समाप्त हो गया है। दूसरे राज्यों से आए माल पर 1% अतिरिक्त कर लगाने का विचार अभी चल रहा है। ये पिछले साल की किताब के हिसाब से है। अब हो सकता है इस सिस्टम में भी नई किताब आएगी तो कुछ चेंजेस काफी हुए हैं जीएसटी में भी, और कोरोना काल की वजह से इनकम टैक्स में भी कई तरह के प्रावधान जुड़े हैं। तो नई किताब आएगी तब इन चीजों को अपन और एक बार दोबारा से वेरीफाई करेंगे कि क्या इनमें कोई चेंजेस हुआ है। माल एवं सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले कोई कर नहीं था एक्सपोर्ट पे, अभी भी इस पर कोई जीएसटी नहीं है। ये इसमें कोई अधिक चेंज नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में शाखा को माल भेजना, पहले क्या व्यवस्था थी, फॉर्म ए प्राप्त होने पर इस पर कोई कर नहीं था, नो सीएसटी एंड नो वेट। अब इस दशा में भी जीएसटी लगेगा, परंतु व्यापारी को इसकी पूरी कर जमा मिलेगी। देखिए, दो तरह का प्रोसेस, कर तो लगेगा लेकिन व्यापारी पर भार नहीं पड़ेगा और उसको इस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। किसमें कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में शाखा स्थित है और उसको माल भेजा जा रहा है। ब्रांच अकाउंट अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं ब्रांच क्या होती है। तो ये वाला प्रोविजन जीएसटी तो लगेगा लेकिन पूरी इसकी टैक्स क्रेडिट व्यापारी को दे दी जाती है। उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर की शाखा को माल भेजना यह राज्य के प्रावधानों पर निर्भर करता था, परंतु प्रायः कर मुक्त था। उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में, यानी एक राज्य की भौगोलिक सीमाओं में माल का क्रय विक्रय या हस्तांतरण, यदि माल भेजने वाले प्राप्त करने वाले का टिन समान है तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे पेन नंबर होता है एक इंडिविजुअल्स के लिए, वैसे ही व्यापार करने के लिए टिन नंबर होता है। तो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों का टिन नंबर सेम है तब तो कर नहीं लगेगा, अन्यथा परिस्थिति अनुसार लग भी सकता है। जैसे एक ही तरह के व्यवसाय में 3 भाई जुड़े हुए हैं और तीनों ने अपने अलग अलग फर्मों का अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब एक भाई की फर्म से दूसरे भाई की फर्म में गया है जहां 3 नंबर अलग हो गया तो वो टैक्स लग सकता है, लेकिन स्वयं के फर्म की ही शाखा को या स्वयं के फर्म के ही ऑफिस को जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मालिक द्वारा भेजा गया है 3 नंबर 1 है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। कर पर कर का जनता पर दुष्प्रभाव, कैस्केडिंग इफेक्ट। कर पर कर लगता था पहले, कैसे? पहले उत्पादन कर एवं सेवा कर के मध्य कर जमा का समायोजन संभव था, परंतु वेट अलग से लगता था। यानी एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के मध्य टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन था, लेकिन उस पर भी वेट अलग से लगाने की व्यवस्था थी। अब जीएसटी में उत्पादक से फुटकर व्यापारी तक पूरी कर जमा मिलने से जनता पर कर का अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इसमें उत्पादक से लेकर फुटकर व्यापारी तक जितना भी टैक्स इम्पोज हुआ है उस सभी की टैक्स क्रेडिट मिल जाती है व्यापारी को, इसलिए वो अलग से जनता पर कोई कर का भार नहीं डालते वेट के रूप में या अन्य किसी रूप में। परंतु सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की परस्पर कर जमा नहीं मिलती है। इसमें एक बार ये ध्यान रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी के आपस में एक दूसरे में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। कुछ वस्तुओं का कर जमा न मिलना, पुरानी व्यवस्था में क्या था, वेट एवं कैन वेट दोनों में ही कुछ वस्तुओं पर कर जमा नहीं मिलती थी। जीएसटी में ऐसी कोई वस्तु या सेवा का उल्लेख नहीं है जिस पर कर जमा नहीं मिलती। पहले कुछ प्रोडक्ट्स
बैन कर दिए थे, मतलब एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर दिए थे, उन पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी। लेकिन अब जीएसटी में ये थोड़ा सुधार किया है कि ऐसी कोई वस्तु या सेवा को परिभाषित नहीं किया गया जिस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिले। एग्जेम्पशन, कर मुक्ति। पूर्व में अनेक प्रकार की कर मुक्ति थी, अनेक स्थान पर उद्योग उत्पादन कर से मुक्त थे पहले। जीएसटी में ऐसी कोई कर मुक्ति नहीं है, इसमें कर मुक्ति न्यूनतम रखी है। यद्यपि इन्वेस्टमेंट रिफंड स्कीम के रूप में कुछ कर मुक्ति देने पर विचार चल रहा है। अब हो सकता है ये कोरोना काल की वजह से नया जो प्रोविजन आया इसमें हमें कुछ इसके बारे में कुछ रियायतें देखने को मिल सकती है। जब नई किताब आएगी तब अपन इसको और डिस्कस करेंगे। कर एग्जेम्पशन वाले पॉइंट को। सरकारी संस्थानों एवं एनजीओ पर कर की वसूली। कुछ सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक कंपनियों, धर्मार्थ संस्थानों पर कर नहीं लगता था। जीएसटी में भी इस प्रकार की कर मुक्ति जारी रखी है। तो जो पहले जिस उद्देश्य से इनको टैक्स फ्री रखा था, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनियां हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, तो जीएसटी में भी एक इनको इस तरह का प्रावधान अभी कायम रखा है। कर मुक्ति परिसीमा यह अलग अलग अधिनियम में अलग अलग थी। जैसे उत्पादन कर में 1.5 करोड़, सेवा कर में 10 लाख एवं अलग अलग राज्यों के वेट लाख में 5 लाख से 20 लाख। यानी एक इससे अधिक होता था तो ही उसे कर के दायरे में लिया जाता था, लेकिन ये सब में अलग अलग तय था। अब जीएसटी में ये परिसीमा जीएसटी परिषद तय करती है, जो वर्तमान में 20 लाख है। कर जमा। पूर्व में केवल टैक्स क्रेडिट। पूर्व में केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर ही कर जमा मिलती थी या कुछ दशाओं में निवेश पर थी। क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है ये कि पूर्व में केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर ही टैक्स क्रेडिट मिलता था अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए, या कुछ दशाओं में निवेश पर थी। अब जीएसटी में चाहे माल राज्य से भेजें, राज्य से राज्य में भेजें या राज्य के बाहर भेजें, टैक्स क्रेडिट मिलती है। यानी ये एक सुविधा हो गई। और जो जटिलताएं थी पहले, जो फर्जी बिल या अन्य अवैध तरीकों से अंतर्राज्यीय बिक्री दिखाकर जो कुछ होते थे और जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वो अब जीएसटी लागू होने से दूर हो गए, क्योंकि इसमें क्लियर व्यवस्था कर दी कि चाहे माल राज्य से राज्य में भेजो, चाहे राज्य के बाहर भेजो, टैक्स क्रेडिट आपको पूरी मिलेगी। तो एक तरह से पारदर्शिता हो गई। उपभोक्ता पर भार। उत्पादन कर जैसे कुछ करों की बिक्री पर लगाए कर से कर जमा नहीं मिलती थी, जिससे वो लागत में सम्मिलित हो जाते थे और कर पर कर लगता था। तो पहले क्या करते थे कि जिस टैक्स की छूट नहीं मिलती थी, कुछ करों की बिक्री पर लगाए कर से, यानी वेट, कर जमा नहीं मिलती थी, तो वो उस वस्तु की लागत में जुड़ जाते थे। व्यापारी भी क्या करेगा, व्यापारी ने तो टैक्स दिया है वेट के रूप में, तो वो तो वसूलेगा, तो वो वस्तु की लागत बढ़ जाती थी उस वेट से, और उस पर फिर कर लगता था। तो इससे क्या होता था, कर पे कर आ गया। जैसे उत्पादन कर तो था ही सही, फिर उत्पादन कर के साथ वेट और जुड़ गया, और इनके ऊपर अगर फिर और अन्य राज्य का या अन्य कोई कर लग गया तो वो और जुड़ जाता था। तो कर पर कर वाली व्यवस्था, जैसे उत्पादन कर और उस पर फिर बिक्री कर। जीएसटी में प्रत्येक स्तर पर कर की जमा मिलती है, तो एक स्तर पर चुकाए गए कर वस्तु एवं सेवा की लागत में सम्मिलित नहीं होते, और कर का दुष्प्रभाव जनता पर या उपभोक्ता पर कम पड़ता है। केंद्र में राज्यों के साथ साथ चलने वाले अधिकार। पूर्व में राज्य एवं केंद्र सरकारों के अलग अलग अधिकार थे, दोनों की साथ साथ चलने वाली शक्ति कोई नहीं थी। जीएसटी में कर संबंधी अधिकार जीएसटी परिषद में ही निहित है, जो काउंसिल है इनकी, जीएसटी काउंसिल, और केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अतः राज्य एवं केंद्र के अधिकार साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो जीएसटी होता है उसमें राज्यों का हिस्सा भी तय होता है, और जो भी नीतियां बनती है उनमें राज्यों के मंत्री या राज्यों की सरकार के भी जो है वो पक्ष सुने जाते हैं और उन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार ये
पूर्व की व्यवस्थाओं और ये जो जीएसटी लागू की गई, इन नई व्यवस्थाओं में जो मूलभूत अंतर था वो अपन ने आज इसमें देखा। अब अगले वीडियो में अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।